brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। आज पहला डायलॉग अंग्रेजी में है, हिंदी भी बताऊंगा, पर सुनना गौर से। द इंटरनेट इज फॉर पॉर्न, द इंटरनेट इज फॉर पॉर्न, व्हाई डू यू थिंक द नेट वॉज बॉर्न। एवेन्यू क्यू का ये गाना कुछ साल पहले तक बड़ा मशहूर हुआ करता था, लेकिन आज भी इस गाने की उपयोगिता कम नहीं हुई। गाने के बोल थे द इंटरनेट इज़ फॉर पॉर्न, यानी इंटरनेट पॉर्न के लिए है। इसमें केट मॉन्स्टर कहती हैं इंटरनेट वाकई बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर ट्रैकी मॉन्स्टर कहता है फॉर पॉर्न। फिर केट मॉन्स्टर कहती हैं मेरे पास फास्ट कनेक्शन है इसलिए मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ट्रैकी फिर आकर कहता है फॉर पॉर्न। एवेन्यू क्यू 2003 के साल में रिलीज़ हुआ था। उन दिनों इंटरनेट इतना प्रचलित भी नहीं था। आज के समय में तो इंटरनेट हमारी बुनियादी ज़रूरतों का हिस्सा बन चुका है, पर इसका एक और पक्ष है। सूचना और मनोरंजन के अलावा इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एडल्ट फिल्में देखने के लिए किया जाता है। कई पॉर्न वेबसाइट्स की पहुंच नेटफ्लिक्स जैसी साइट से भी ज़्यादा है। हर दिन करोड़ों लोग इन वेबसाइट्स पर पहुंचते हैं। समय के साथ इस तरह के कंटेंट का इस्तेमाल करने का ट्रेंड पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। तो एक तरफ अब मांग है तो दूसरी तरफ सप्लाई भी है, डिमांड एंड सप्लाई। एक पूरी इंडस्ट्री है जो एडल्ट फिल्में बनाती है और फिर उसे दर्शकों तक पहुंचाती है। बाहर से देखने पर सब चंगा दिखता है। कई हलकों में पॉर्न को व्यक्तिगत आज़ादी से जोड़कर भी देखा जाता है। जिन भी देशों में पोर्नोग्राफी वैध है, वैलिड है, वहाँ तो एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री को जल्दी से जल्दी ज़्यादा पैसे कमाने और यौन स्वतंत्रता के माध्यम की तरह भी देखा जाता है। एक अलग किस्म की छवि बना दी जाती है, पर इन सब के पीछे कई काले राज भी छिपे हैं। पॉर्न इंडस्ट्री का ये स्याह पक्ष हैरान करने वाला है। अब सवाल ये कि आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल 27 सितंबर को फ्रांस की संसद की ऊपरी सदन सेनेट के 4 सांसदों ने देश में चल रही पॉर्न इंडस्ट्री पर एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसका टाइटल है हेल बिहाइंड द सीन्स, अ स्पिन ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी पर्दे के पीछे का नरक, अभिव्यक्ति का डार्क पक्ष। इस रिपोर्ट ने फ्रांस की पॉर्न इंडस्ट्री का वो सच उजागर करने की कोशिश की है जो अभी तक दबा छिपा था। और बात सिर्फ फ्रांस की नहीं है। हम दुनियादारी करते हैं ताकि दुनिया के अलग अलग इलाकों में क्या हो रहा है, घटना के स्तर पर, कानून के स्तर पर, जनता के स्तर पर वो हम जानें, दुनियादारी को जानें और देश की समझ को बेहतर करें। इसीलिए दुनियादारी में हम अलग अलग देशों के प्रसंग आपके सामने लाते हैं। ये अलग से बताने की एक वजह यह भी है कि कई साथी कमेंट बॉक्स में आकर लिखते हैं देश में ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है और इन्हें दुनिया की पड़ी है। ये दुनियादारी शो ही इसी बात का है। तो इस तरीके के कमेंट्स लिखने का कोई मतलब नहीं है। पर देखिए, फिर भी मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि लल्लन टॉप का संवाद में खूब यकीन है और इसी संवाद के ज़रिए हमें अपनी गलतियों के बारे में भी पता चलता है। फ्रांस की इस पॉर्न इंडस्ट्री पर चल रही बहस की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान में भी इसको लीगल करने, लीगल ना करने के नाम पर बहुत बहस चलती है। ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें शरीर के कुछ हिस्सों को दिखाया जाता है, कुछ को नहीं, और कहा जाता है कि इंडियन रेगुलेशन इतने की ही इजाज़त देता है। इस इंडस्ट्री में किस तरह का शोषण होता है और किस तरह की क्लिप्स और भी बनाई जाती हैं। पिछले दिनों चंडीगढ़ एमएमएस कांड हुआ, कहा गया कि ये 2 लोगों के बीच का मामला है, फिर पता चला कि ब्लैकमेलिंग का मामला है। तो कुल मिला के बहुत अलग अलग स्वरूप में कोई विलिंगली रिकॉर्ड कर रहा है अपने एक्ट को, कोई किसी फ़ायदे के लिए कर रहा है और किसी को ब्लैकमेल के ज़रिए करवाया जा रहा है। और इन सब के ज़रिए एक बड़े बाज़ार, एक बड़ी डिमांड को सप्लाई देने की, पूर्ति की बात चल रही है, कोशिश हो रही है। इसलिए भी हमें लगा कि इस पर विस्तार से बात होनी चाहिए और इसलिए आपको ये जानना चाहिए कि फ्रांस में किस तरह की बहस हो रही है, सांसदों की इस रिपोर्ट में आखिर लिखा क्या है और इस पर रिएक्शन किस तरह के आ रहे हैं और इस शोषण की पूरी कहानी क्या है और संसद इस क्राइम की जांच करने की नौबत पर क्यों आ पाई। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और कार्यक्रम का नाम तो मैं बता ही चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। बात साल 2020 की है। जून का महीना था और तब फ्रेंच पुलिस के पास कुछ शिकायतें आई। ये शिकायतें एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे शोषण से जुड़ी थी। जिन लड़कियों ने शिकायत की उनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। उन्होंने धोखाधड़ी की बात की और यौन शोषण का जिक्र किया। कहा कि हमसे झूठ बोलकर पॉर्न वीडियोस शूट करवाए गए और डील से इतर जाकर शारीरिक और आर्थिक शोषण किया गया।
अब ये किस तरह का शोषण था, इसके लिए आप 2 इकबालिया बयान सुनिए। उन लड़कियों के हैं जिन्होंने अपनी आप बीती जांचकर्ताओं को सुनाई। पहला बयान, लड़की ने कहा कि ये 2015 की बात है। ईमैन का कुछ वक्त पहले ब्रेकअप हुआ था। उसका नाम, वो सुसाइड करने के बारे में सोच रही थी। इस दौरान उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नोटिफिकेशन चमका। इसमें एक ऑफर था एडल्ट वीडियो शूट करने का और खूब सारा पैसा बदले में मिलेगा। ईमैन ने कुछ दिनों तक तो इग्नोर किया, लेकिन फिर सामने वाले ने जब लगातार मैसेज किया तो आखिरकार वो राज़ी हो गई। कहा गया कि वीडियो कनाडा की एक प्रीमियम वेबसाइट पर रिलीज़ किया जाएगा और काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रहेगा, गोपनीयता बरती जाएगी। उस साइट से इतर इसे कहीं भी नहीं दिखाया जाएगा। पर असल में ये सब छलावा था। ईमैन एक शूट के लिए तैयार हुई। जब वहाँ पहुँची तब उन्हें कई बार सेक्स करने के लिए मजबूर किया गया। दर्द के बावजूद उनसे ज़बरदस्ती शूट करवाया गया। कई घंटों तक ये घिनौना काम चलता रहा। जब वो मरणासन स्थिति में पहुँच गईं तब उन्हें बाहर निकाल दिया गया और इस एक्ट के लिए उन्हें कभी कोई पैसा नहीं मिला। एक और इकबालिया बयान सुनिए। ये कहानी कोरीन की है। वो दक्षिणी फ्रांस में अकाउंटेंट के तौर पर काम करती थी। 2013 में ज़्यादा पैसों की चाह में वो पॉर्न फिल्म शूट करने के लिए राज़ी हो गई और ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा और दर्दनाक अनुभव साबित हुआ। शूट के 1 महीने बाद उन्होंने ड्रग ओवरडोज लेकर अपनी जान लेने की कोशिश भी की। तब उन्हें उनके घर वालों ने किसी तरह बचाया। कोरीन अभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती। कई बरस बाद जब उनसे पूछा गया कि अब वो कैसा महसूस कर रही हैं तो उनका जवाब था, वे मुझसे मेरी पहचान छीन कर ले गए हमेशा के लिए। मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। उन्होंने मेरे अंदर की इंसानियत भी खत्म कर दी। पर यह सिर्फ 2 कहानियों तक सीमित बात नहीं है। 2020 में जब एजेंसियों ने जांच शुरू की तब लगभग 53 महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई थी। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें मांस के टुकड़े की तरह इस्तेमाल किया गया। एहसास दिलाया गया कि तुम किसी सामान से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो जिसे मन भर इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। यहाँ पर एक सवाल बार बार पूछा जाता है। कई दर्शकों के मन में भी ये सवाल आता होगा, अगर इतना बुरा है तो ये महिलाएं छोड़कर क्यों नहीं चली जाती। जब ये सवाल इन पीड़ित महिलाओं से पूछा गया तब उनके पास गिनाने को कई वजहें थीं। मसलन पूरे कमरे में पुरुष भरे होते थे, महिलाओं को शिकार की तरह रखा जाता था, अपनी राय या पसंद बताने की इजाज़त तक नहीं होती थी। इन महिलाओं को ज़बरदस्ती कोकीन और अल्कोहल लेने के लिए कहा जाता था। कोकीन बताते हैं कि यह घातक किस्म का नशा होता है, अल्कोहल शराब। इस तरह के हिंसक वीडियोस अक्सर सुनसान जगहों पर शूट किए जाते थे। वो क्यों नहीं भाग पाती थी उसकी एक वजह यह भी है। और अगर वो किसी चीज़ के लिए मना करते थे तो उन्हें हत्या तक की धमकी दे दी जाती थी। ब्लैकमेलिंग, बदनामी आदि इत्यादि तो है ही। इस ब्लैकमेलिंग के अलावा क्या होता था, बोल दिया जाता था कि घर वालों को बता देंगे। तो ये भी एक बड़े फैक्टर की तरह काम करता था और तब उनके पास इस शोषण को सहने के अलावा कोई चारा नहीं बचता था। पर आखिर में कई पीड़िताओं ने हिम्मत जुटाई और अपनी कहानियाँ मानवाधिकार संगठनों को सुनाई। उनके साथ जब साझा किया तो उसके बाद एक सपोर्ट ग्रुप तैयार हुआ और इसके बाद फिर पुलिस की कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। कई मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। जून 2022 में फ्रेंच पॉर्न वेबसाइट जैक एट मिचेल के मालिक मिचेल पेरोन को पुलिस ने इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा मानव तस्करी, देह व्यापार कराने, बलात्कार और टॉर्चर का। जैक एट मिचेल और फ्रेंच बुक्का के पुलिस की कार्रवाई के केंद्र में है। इसी महीने भी कई और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर एडल्ट फिल्मों के नाम पर धोखाधड़ी करने और यौन हिंसा का शिकार बनाने के आरोप हैं। इसके अलावा आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां और सजाएं होंगी, इसकी संभावना है। इस कार्रवाई को फ्रांस के इतिहास में यौन अपराधों से जुड़ा सबसे बड़ा ट्रायल बताया जा रहा है। अब सवाल ये कि लड़कियों को फंसाया कैसे जाता था। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम था। जिन लोगों को टारगेट किया जाता उन्हें फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज भेजा जाता। मैसेज भेजने वाली लड़की होती, वो खुद को एस्कॉर्ट बताती। ये प्रोफाइल्स अक्सर फर्जी होते, इनके पीछे कोई पुरुष बैठा होता था। धीमे धीमे बात पर्सनल लाइफ और पैसों पर पहुंचती। फिर एस्कॉर्ट बनने का ढोंग कर रही जो लड़की थी, जो असल में एक लड़का था, कहती कि यहाँ ज़िंदगी बहुत शानदार है, हमारे पास इतना पैसा है, तुम भी कुछ घंटे की मेहनत, कुछ घंटे के सेक्स से लाखों कमा सकती हो। जिन लड़कियों को सच में पैसों की तंगी होती वे बहुत जल्द बहकावे में आ जाती, पर जब वहाँ पहुँचती तो सच्चाई पता चलती और एक बार फंस गई तो बाहर निकलने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती। ऐसी लड़कियाँ हमेशा के लिए पॉर्न इंडस्ट्री की दास बन जाती, जब तक उनका शरीर नहीं थक जाता, जब तक वो टूट नहीं जाती। और जब कभी वो अपने वीडियोस हटाने के लिए कहती तो उनसे बदले में लाखों रुपए मांगे जाते।
तो एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई वाली स्थिति, क्योंकि वो तो पैसों की कमी के चलते ही उनमें से कई इस दिशा में आई थी। अब ये सारे मुद्दे सामने हो गए और इसको लेकर ही फ्रांस की संसद के ऊपरी सदन यानी सेनेट की 4 महिला सांसदों ने एक जांच शुरू की। 6 महीने तक 50 से ज़्यादा एक्टर्स, पीड़ित और समाजशास्त्रियों से बात की, पक्ष जाना और फिर 150 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की जो 27 सितंबर को रिलीज हुई। इसमें क्या लिखा गया है? कहा गया कि वयस्क फिल्मों में शारीरिक और मौखिक हिंसा बढ़ गई है, पॉर्न इंडस्ट्री में कोई नियम कानून नहीं काम कर रहा, यहाँ तक कि कॉन्डोम के इस्तेमाल तक को लेकर भी कोई सख्ती नहीं है। कई वेबसाइट्स पर कैटेगरीज में बलात्कार, टॉर्चर, अपहरण और अप्राकृतिक सेक्स जैसे शब्द दर्ज हैं। उन कीवर्ड्स के जरिए वीडियो सर्च हो रहे हैं, इस पर भी निगरानी नहीं है। अगर किसी वीडियो में महिला रो रही तो वो सचमुच में रो रही होती है, दर्द के चलते प्रताड़ना हो रही होती है। इसे एक्टिंग समझना हमारी भूल होगी। पॉर्न इंडस्ट्री बेलगाम है, नियम नहीं है, ना ही किसी तरह की जांच से होकर इन्हें गुजरना पड़ता है। कोई बोर्ड भी नहीं है सेंसरशिप के लिए या कंटेंट की मॉनिटरिंग के लिए। ये रिपोर्ट में कही गई मेन बातें थी। इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त हमने जैसा बताया कई लोगों से बात की गई। इनमें से कुछ ने क्या कहा वो बता देते हैं आपको, जिसका रिपोर्ट में जिक्र किया गया, जिसे कोट किया गया है। एक ने कहा कि इन वीडियो में काम करने के लिए हमें एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजरना होता है। इस प्रोसेस में आपको आपकी उम्र के मुताबिक तरजीह दी जाती है। उम्र कम तो सिलेक्ट होने के चांस ज़्यादा। एक दूसरी महिला ने कहा कि वे लोग जानते थे कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और वे उस काम के लिए मुझे पैसे दे रहे थे। उन्हें पता था मैं उनके लिए आसान शिकार हूँ। इंटरव्यू के दौरान बाजू में बैठी एक और महिला हाँ में हाँ मिला रही थी और कहती मुझे भी पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इनके साथ काम किया। मुझे बिल्स भरने थे, फ्लैट का किराया देना था। अगर मैं अपना किराया नहीं भरती तो फ्लैट मेरे हाथ से चला जाता। इस तरह के कई उदाहरण हैं रिपोर्ट में। सांसदों ने अपनी रिपोर्ट में ये जो एक स्थिति है उसके बारे में बताने के अलावा 23 सुझाव भी दिए ताकि इस इंडस्ट्री में चल रहे शोषण पर लगाम लगाई जा सके। कुछ अहम सुझाव क्या हैं? पॉर्न साइट्स में काम करने वाली एक्ट्रेसेस की बेहतर सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाए। वयस्क फिल्मों में यौन हिंसा को अपराध घोषित किया जाए। अगर कोई अपनी वीडियोस पॉर्न साइट से हटवाना चाहता है तो उसे उसका पूरा अधिकार दिया जाए। कई नाबालिग बच्चे पॉर्न एडिक्ट हो चुके हैं, इसके लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता अभियान चलाया जाए। रिपोर्ट में इस पर भी बात की गई कि बच्चों को यौन मामलों की जानकारी देना एक बात है, पॉर्न के विषय में उनको सेंसिटिव करना कि ये किस तरीके से उस एज में आपको हार्म करती है, इस पर बात तो बहुत होती है लेकिन स्कूलों में इसको अमल में नहीं लाया जाता। कुछ और भी उदाहरण दिए गए रिपोर्ट में। कहा गया कि 2022 की शुरुआत में जो फ्रांस की मीडिया रेगुलेटरी संस्था थी CSA और इसके अलावा एक एंटी प्राइवेसी वॉचडॉग भी था, इन दोनों का मर्जर हुआ, यानी दोनों को मिलाकर एक नई संस्था बना दी गई और इसका नाम रखा गया एरकॉम। फुल फॉर्म क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ऑडियो विजुअल एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। इसका काम था फ्रेंच मीडिया में दिखाए जा रहे कंटेंट की पड़ताल करे और सही गलत के आधार पर कार्रवाई करे। हाल में संस्था कोर्ट पहुंची। कहा गया कि नाबालिगों को पॉर्न वेबसाइट्स की पहुंच से दूर किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई अलग से कानून नहीं है। इसके लिए हमें पॉर्न वेबसाइट पर एज वेरिफिकेशन का प्रावधान लाना चाहिए ताकि कम उम्र के बच्चे इसे न देख पाएँ। पर अदालत ने ये मांग खारिज कर दी और एरकॉम के लिए ये बात भी कही कि आपके पास इस तरह की संस्तुतियों के पर्याप्त अधिकार नहीं है। तो एरकॉम की बात हो गई, बच्चों को लेकर चिंता हो गई, सांसदों की रिकमेंडेशंस हो गई। फिर क्या हुआ? रिपोर्ट रिलीज हुई तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कई महिला संगठनों ने इसका स्वागत किया। आलोचकों ने कहा कि ये बस ऊपरी दिखावा है, सड़ांध अंदर तक है। जब तक जड़ पर चोट नहीं होगी तब तक बदलाव मुमकिन नहीं है। एक दौर था जब पॉर्न को इन देशों में यौन आज़ादी के प्रतीक के तौर पर देखा जाता था। माना जाता था कि ये सामाजिक बंधनों से खुद को मुक्त करने की कवायद है। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का दायरा विस्तृत हुआ, एडल्ट कंटेंट की मांग बढ़ी, इंडस्ट्री का चाल चरित्र बदल गया और सबसे आगे निकलने की होड़ में हिंसा और बर्बरता पर फोकस बढ़ गया। फ्रांस में पोर्नोग्राफी को कानूनी वैधता मिली है, पर इसे इंसानी वैधता कब मिलती है, इसका अब तक इंतज़ार है। ये सेंसिटिव विषय है, ज़रूरी विषय है, इसलिए हमें लगा कि इस पर विस्तार से बात होनी चाहिए। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।